बायोमोलिक्यूल में आज आप बात कर रहे हैं प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड की। तो पेप्टाइड बॉन्ड बना कैसे और हुआ कैसे ये समझिए। ये देखिए, ये अमीनो अम्ल के दो अणु हैं जिसमें ये R यानी एल्किल ग्रुप है, CH इधर NH2 लगा है और इधर COOH लगा है, यानी ये एसिड वाला ग्रुप है और ये एमीन वाला ग्रुप है। और ये R में मतलब आप CH3 C2H5 जो चाहे ले सकते हैं, उसी से ये CH जुड़ा है। कार्बन के 4 बंध चेक कीजिए पहले, 1 2 3 और ये चौथा खुद हाइड्रोजन। तो एक कार्बन के एक तरफ एसिड ग्रुप है, दूसरे तरफ अमीनो ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में आपको जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्रोटीन लंबी लंबी श्रृंखलाओं का बना हुआ बहुलक है। उसी तरह से ये दूसरा अणु है। इस दूसरे अणु से एक अणु का OH और दूसरे अणु का H निकाल दीजिए, जल निकल जाएगा और ये बदल जाएगा CONH में यानी अमाइड में। और इस तरह से ये श्रृंखलित होके जो बंध बनाएंगे उसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अमीनो अम्ल, ये एसिड था इसलिए अम्ल, और ये एमीन था, फिर से एमीन था और एसिड था। तो एक अमीन का H और एक एसिड का OH जल के अणु के रूप में विलुप्त होगा और NH2CH CONH CH COOH यहाँ पे भी आप R लिख सकते थे, हटा दिए हो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ रहेगा। तो ये जो नया अमाइड बना यहाँ पे, यही पेप्टाइड बंध कहलाता है। अब देखिए, अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जिस बंध द्वारा प्रोटीन बनाते हैं, ये अल्फा अमीनो अम्ल है। अमीन और अम्ल एक साथ है इसलिए अमीन बोल रहे हैं। अल्फा क्यों बोल रहे हैं? पहले कार्बन से ही दोनों क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। वह कार्बन जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसे ही हम अल्फा कहते हैं। तो अल्फा अमीनो अम्ल आपस में जिस बंध द्वारा प्रोटीन बनाते हैं जुड़कर, उसे ही पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये CONH बंध द्वारा दर्शाया जाता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जिसमें एक अणु COOH समूह तथा एक अणु NH समूह आपस में एक जल के अणु को निष्कासित करते हैं, इसका H और इसका OH, तब जाके ये पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, जो प्रोटीन की बेसिक यूनिट है, जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहेगी। प्रोटीन की मूलभूत इकाई अमीनो अम्ल है और बहुत से अमीनो अम्ल जब पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। क्लियर? पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण नहीं करते, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगली जो बात करने वाले हैं वो है प्रोटीन की संरचना की, ठीक है। ये तो हम समझ ही लिए कि भाई ये CO और ये NH जब आपस में जुड़े हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बना है। लेकिन अगर बहुत ध्यान से इस बात को समझा जाए तो ये NH और ये OC, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डेवलप होगा इन दोनों के बीच, यानी कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन और एमिनो समूह के नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए प्रोटीन के बंध बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बंध है। पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो बहुत मजबूत होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना की। प्रोटीन में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होंगी, यही वाली। प्रोटीन में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होंगी। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े रहेंगे। कोई भी प्रोटीन हो, उसकी जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेगी उसमें अमीनो अम्ल का क्रम कभी नहीं बदलेगा, बहुत विशिष्ट क्रम में वो जुड़ते चले जाएंगे। यह क्रम ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाएगा। अर्थात प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का एक विशिष्ट क्रम में जुड़ना ही उसकी प्राथमिक संरचना का निर्माण करता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर, अगर उसकी अमीनो अम्ल के जुड़ने का जो विशिष्ट क्रम है उसकी संरचना में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो अमीनो अम्ल के क्रम बदलने लगेंगे, ठीक है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े हुए थे। अब इसमें जैसे ही परिवर्तन होगा तो अमीनो अम्ल के क्रम में भी परिवर्तन हो जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। यही कारण है जो कोरोना वायरस अभी तक सस्टेन कर रहा है, अभी तक गया नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोटीन की संरचना में बार बार परिवर्तन हो रहा है और बार बार परिवर्तन होने के कारण उसका वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जैसा ही कुछ ढूंढा जाता है फिर उसकी प्रोटीन की संरचना बदल रही है, फिर उसकी बदल रही है। तो जब स्टार्ट हुआ तो 8 प्रकार की संरचनाएं दिख रही थी और धीरे 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 लगातार उसके आकार
और उसके बिहेवियर में परिवर्तन होता चला जा रहा है, इसलिए हम अभी तक उसका वैक्सीनेशन नहीं ढूंढ पाए हैं। कुछ अगली बात करते हैं हम प्रोटीन के विकृतीकरण की। विकृतीकरण यानी डीनेचर्ड हो जाना, अपनी प्राथमिक संरचना से संरचना का पूरा नेस्तो नाबूद हो जाना, कुछ भी उसमें अव्यवस्थित हो जाना। जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक दो परिवर्तन से हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल केमिकली आप चेंज कर रहे हो, फिजिकली भी चेंज कर सकते हो और केमिकली। फिजिकली कैसे चेंज करोगे? गर्म कर दो, गर्म आपने किया ताप देकर, वो भौतिक अवस्था हो गई। रासायनिक कैसे करोगे? पॉलीपेप्टाइड के क्रम में परिवर्तन कर दो। दोनों ही अवस्था में प्रोटीन का विकृतीकरण होने वाला है। तब क्या होता है? जब प्राथमिक प्रोटीन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसके H बॉन्ड की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ये जो H बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच, उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जिसके कारण प्रोटीन के अंदर ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जो गोलिका संरचना में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण उसकी गोलिका घुल जाती है और हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं। दो काम हो रहा है, एक तो गोलिका घुल जाएगी और दूसरा हेलिक्स जो कुंडलित थे वो अकुंडलित हो जाएंगे। किसी भी प्रोटीन के विकृतीकरण में दो चीजें जिम्मेदार है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जब आपका प्रोटीन विकृतीकृत हो रहा है तो उसके H बॉन्ड की व्यवस्था परिवर्तित हो रही है, जिससे दो चीजें डेवलप हो रही है। एक तो गोलिका घुल जाएगी क्योंकि H बॉन्ड टूटने से विलेयता बढ़ रही है, और दूसरा जो हेलिक्स H बॉन्ड के कारण जुड़े हुए थे वो अकुंडलित हो जाएंगे तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देगा। जो भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस था प्रोटीन का वो अब उससे डीनेचर्ड हो गया, खो दिया गया, और उसी घटना को आप विकृतीकरण के नाम से जानते हैं, जिसको प्रोटीन का विकृतीकरण या डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। विकृतीकरण से द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी, परंतु प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती, क्योंकि बहुत विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं अमीनो अम्ल प्राथमिक संरचना में। द्वितीयक और तृतीयक में उतनी विशिष्टता नहीं पाई जाती, इसलिए ये दोनों संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी, ये रहेगी। कैसे कैसे करते हैं? अंडे की सफेदी का स्कंदन, दही का जमना, ये सब प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। कोलाइड में आपको दो प्रैक्टिकल करना है। आप क्या करेंगे? सफेद जो अंडा का हिस्सा होता है, अंडे को होल करके उसके सफेद वाले हिस्से को बाहर निकालेंगे। अंडे के अंदर दो लिक्विड होंगे, एक पीला पदार्थ होगा जिसको योग कहते हैं, एक व्हाइट पदार्थ है जो एल्बुमिन है, वो प्रोटीन है। उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टेस्ट ट्यूब में पानी डाल के उसको अच्छे से हिलाएंगे। थोड़ा ज्यादा देर तक हिलाएंगे तो स्कंदन की क्रिया होगी और वो एल्बुमिन जो है, जो प्रोटीन को विकृत हो चुका होगा, प्रोटीन का विकृत फॉर्म होगा, वो क्लॉट के रूप में आपको दिखाई देगा। उसी को आप और गर्म कर देंगे तो वो और बहुत मोटे और शेप में आ जाएगा। उसी घटना को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, जिसके प्रैक्टिकल को आपको कोलाइड में करना है। अगली बात करते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की। सीधी सीधी बात है, जहां जहां प्रोटीन है पेप्टाइड बॉन्ड को आना ही है। ये संरचनाएं पेप्टाइड बॉन्ड के CO तथा NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण ही बनेंगी। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना भी कार्बोनिल समूह और NH समूह, कार्बोनिल समूह एसिड का है, NH समूह अमीन का है, इन दोनों के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा तभी आपकी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनेगी। और H बॉन्ड के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला में नियमित कुंडलन हो जाएगा। कुंडलन जब नहीं होगा तब तो कोई भी संरचना प्रोटीन की बन ही नहीं सकती। कुंडलन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नियमित कुंडलन होने के कारण आपकी द्वितीयक संरचना फॉर्म हो जाएगी, जिसे आप द्वितीयक प्रोटीन के नाम से जानेंगे। तो सिंपल सी थ्योरी है कि जब प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में CO और NH के समूहन के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बनेगा तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं नियमित रूप से और कुंडलित हो जाएंगी और द्वितीयक संरचना का निर्माण करेंगी।